नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। अध्याय 5। विषय है अनुरक्षण। अनुरक्षण एक लंबा सब्जेक्ट है, इसलिए इस वीडियो को हम कुछ भागों में बांट देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में रेलवे ट्रैक काफी मजबूत और बेहतर स्थिति में उपलब्ध है। आज हम कंक्रीट स्लीपर जैसे मजबूत बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रेल पथ को सर्वोत्तम संभव स्थिति में बहाल करने के उद्देश्य से इसकी अनुकूलता के अनुरूप रख रखाव के लिए मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस सिस्टम को बनाए रखा जाना चाहिए। हालांकि पूर्ण मशीनीकरण तक कुछ गतिविधियों को, जैसे पिकिंग अप स्लैक्स, मैनुअल रूप से किया जा सकता है। रेल पथ अनुरक्षण का काम पूरा करने के लिए हमें रेल पथ अनुरक्षण का एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना होगा। फील्ड इंजीनियर नियमित ट्रैक रखरखाव का वार्षिक कार्यक्रम दो अर्धवार्षिक रूप में पहली अप्रैल से सितंबर और दूसरी अक्टूबर से मार्च तक के दो भागों में बना सकते हैं। इसके अलावा और भी जो आकस्मिक कार्य होंगे उनको वार्षिक मशीन परिनियोजन कार्यक्रम के अनुरूप भी डाला जा सकता है। कार्यक्रम और इसके अतिरिक्त आकस्मिक कार्य जो भी हो सकता है उन्हें भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। नियमित ट्रैक रखरखाव का वार्षिक जो विवरण है, वार्षिक कार्यक्रम है, वो अगली स्लाइड में दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार से बनाया जा सकता है। जैसा कि हम अगर देखें कि मुख्य रेल पथ इंजीनियर रेल पथ नवीनीकरण, रेल ग्राइंडिंग, गहन छनाई यानी कि डीप स्क्रीनिंग, शोल्डर स्क्रीनिंग यानी कि बैलास्ट की जो शोल्डर छनाई की जाती है, इनके मशीन के लिए जो वार्षिक मशीन परिनियोजन कार्यक्रम है वह ट्रैक रख रखाव की वार्षिक आवश्यकता के आधार पर मुख्य रेल पथ इंजीनियर द्वारा जारी किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जो हम बड़ी मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑन ट्रैक मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें ट्रैक रिन्यूअल से संबंधित मशीनें, रेल ग्राइंडिंग से संबंधित मशीनें, बीसीएम से संबंधित मशीनें, एसबीसीएम से संबंधित मशीनों का जो डिप्लॉयमेंट है वह चीफ ट्रैक इंजीनियर के द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अन्य मशीनें हैं, चाहे टैंपिंग मशीनें हैं, यूटीवी मशीनें हैं, एमपीटी मशीनें हैं, ऐसी मशीनों को डिप्लॉयमेंट करने के लिए सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन को यह अधिकृत अधिकार प्रदान किया गया है कि वो उसके लिए प्लानिंग कर सके। अब हम वार्षिक अनुरक्षण को कुल तीन भागों में बांट सकते हैं। वार्षिक अनुरक्षण का मूल आधार हम लेंगे वर्षा काल, क्योंकि हमारा रेलवे ट्रैक सबसे ज्यादा वर्षा काल में ही खराब होता है। तो वर्षा काल में देखभाल, वर्षा काल शुरू होने की पहले की देखभाल और वर्षा काल के बाद की देखभाल। तो वार्षिक अनुरक्षण कार्यक्रम जो बनाया जाएगा वह इन तीन भागों में बनाया जाएगा: वर्षा काल शुरू होने के पहले की देखभाल, वर्षा काल की देखभाल और वर्षा काल के बाद की देखभाल। वर्षा काल के बाद की देखभाल, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्षा काल के बाद की देखभाल। क्योंकि वर्षा काल में जो ट्रैक हमारा स्ट्रक्चर है उसमें काफी कमियां हो जाएगी, उसमें डिफेक्ट्स पैदा होंगे वर्षा काल में। तो इसलिए जो अनुरक्षण का मूल कार्य है, तो हमें अनुरक्षण खराबी के बाद ही हमको करनी होती है। तो वर्षा काल के बाद की देखभाल एक महत्वपूर्ण अवयव के तौर पर देखा जा सकता है। तो मानसून की समाप्ति के तुरंत बाद संपूर्ण गैंग क्षेत्र को फिर से अच्छी दशा में लाने के लिए हमें कुछ कार्य करने होंगे, जैसे कि जो रेलपथ क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनकी देखभाल करना। इसके अलावा आवश्यकता आधारित भी मेंटेनेंस करना, जहां जल्दी आवश्यकता है, तुरंत की आवश्यकता है। और इसके अलावा ओएमएस या टीआरसी रिकॉर्डिंग या फुट प्लेट निरीक्षण के आधार पर या किसी अन्य इंस्पेक्शन के द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर हम इन कार्यक्रम को हम बना सकते हैं। तत्पश्चात कार्यक्रम को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि सप्ताह में 1 से 2 दिन रेल पथ में स्लैग पिकिंग का काम किया जाएगा और बाकी दिनों में योजनाबद्ध या आवश्यकता आधारित अनुरक्षण किया जाएगा। इन योजनाबद्ध और आवश्यकता आधारित अनुरक्षण का प्लान बनाने के लिए अनुभाग के एक छोर से दूसरे छोर तक थ्रू पैकिंग, थ्रू गेजिंग, स्लीपर स्पेसिंग, स्क्वायरिंग, रेल या स्लीपर का आकस्मिक नवीनीकरण, पुल के अप्रोच मार्ग यानी पहुंच मार्गों का मेंटेनेंस, लेवल क्रॉसिंग और पॉइंट एंड क्रॉसिंग, एसीजे, ग्लूड जॉइंट, रेल जोड़ों की चिकनाई, वेल्ड कॉलर पेंटिंग, ट्रैक की डीस्टेसिंग, ठंडे मौसम की गश्त या इत्यादि कार्य शामिल है। तो इन बाकी के सप्ताह के दिनों में 1 से 2 दिन को छोड़कर बाकी दिनों में इन कामों को किया जा सकता है। दूसरा आएगा वर्षा काल की देखभाल। वर्षा काल में रेगुलर अनुरक्षण का कार्य हम नहीं कर सकते,
इसलिए वर्षा काल में जो जिन कामों को हमें करना है वो है कि आवश्यकता आधारित या कहीं पर ट्रैक में कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है यानी स्लैक्स ऑफ ट्रैकिंग, इन पर आधारित अनुरक्षण करेंगे। साथ ही साथ जल निकासी की व्यवस्था का ध्यान रखेंगे, चाहे वे पार्श्व जल निकासी हो या जलग्राही नलियां हो इनकी, या जल मार्ग हो जैसे ब्रिजेज वगैरह के जो जल मार्ग हैं उनसे संबंधित काम करेंगे, उनकी साफ सफाई का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा सामान्य जो मानसून के दौरान में पेट्रोलिंग तो की ही जाती है, पर कभी असाधारण वर्षा अगर हो जाती है तो नियमित मानसून गश्त के अलावा गैंग को भी लाइन पर गश्त लगाने का कार्य सौंपा जाएगा। अब यंत्रीकृत विधि द्वारा रेल का अनुरक्षण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान का जो रेलवे ट्रैक है वो काफी हैवी स्ट्रक्चर है, और जिससे हम मैनुअल मेंटेनेंस के से करना पूरी उसकी क्वालिटी आउटपुट लेने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो मैकेनिकल विधि द्वारा रेल पथ का अनुरक्षण करने के लिए एक 3 टीयर सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जिनमें मैकेनाइजेशन की पार्टिसिपेशन है, यानी मैक्सिमम चीजें मैकेनाइजेशन के द्वारा की गई है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ही मैकेनाइज्ड सिस्टम का इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा मरम्मत के लिए। लेकिन यंत्रिक यंत्रीकृत विधि द्वारा रेल पथ का अनुरक्षण करने के लिए 3 टीयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए पहले से ही उन खंडों को, रेल खंडों को नामित किया जाता है, और जिन नामित रेल खंडों पर यह 3 टीयर मेंटेनेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा वह 3 चरणों में होगा। ये 3 चरण होंगे, पहला होगा ऑन ट्रैक मशीनें, दूसरा होगा मोबाइल मेंटेनेंस गैंग, और तीसरा होगा सेक्शनल गैंग। इनके बारे में विस्तार से हम आगे देखते हैं। तो 3 टीयर सिस्टम में ये जो 3 टीयर हैं, ऑन ट्रैक मशीन, एमएमयू यानी कि मोबाइल मेंटेनेंस गैंग यानी चालित अनुरक्षण गैंग, और सेक्शनल गैंग, यही हमारी त्रिस्तरीय विधि है, यानी 3 टीयर सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑन ट्रैक मशीनों की, ओएमयू। ऑन ट्रैक अनुरक्षण मशीन के अंतर्गत सीधे रेल पथ तथा पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए टाई टैंपिंग मशीन, शोल्डर गिट्टी साफ करने के लिए एसबीसीएम मशीन, और टोटल डिपस क्लीनिंग करने के लिए बैलास्ट क्लीनिंग मशीन, बैलास्ट को रेगुलेट करने के लिए बैलास्ट रेगुलेटिंग मशीन, एवं बैलास्ट को स्टेबलाइज करने के लिए डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर ऑन ट्रैक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। सभी मशीनों का इस्तेमाल भारतीय रेलपथ मशीन नियमावली में दिए गए अनुदेशों के अनुसार ही किया जाएगा, और इन सभी मशीनों की तैनाती निम्नलिखित कार्यों के लिए की जाएगी। तो ओएमयू किन किन कार्यों को करेगा उसकी एक सामान्य लिस्टिंग दी गई है, जिसमें है कि सीधे रेलपथ और पॉइंट एंड क्रॉसिंग की क्रमबद्ध टैंपिंग की जाएगी, सीधे रेलपथ पॉइंट एंड क्रॉसिंग की माध्यमिक यानी इंटरमीडिएट टैंपिंग की जाएगी, स्कंध गिट्टी की सफाई यानी कि जो साइड बैलास्ट है उसकी सफाई की जाएगी, गिट्टी की बाह्य रूपरेखा का पुनर्वितरण यानी कि बैलास्ट का ड्रेसिंग बॉक्सिंग किया जाएगा, रेल पथ का अस्थायीकरण किया जाएगा, समयबद्ध गहन छनाई की जाएगी यानी कि डीप स्क्रीनिंग की जाएगी, और सामग्री का उठाव एवं परिवहन यानी कि जो फ्री मटेरियल्स है या अनयूज्ड मटेरियल्स है तो उनको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाने का काम भी इन्हीं ऑन ट्रैक मशीनों के द्वारा किया जाएगा। मैकेनाइज्ड विधि द्वारा रेल पथ अनुरक्षण में दूसरे टीयर में है चालित अनुरक्षण गैंग यानी कि मोबाइल मेंटेनेंस गैंग। सिंगल लाइन में लगभग 70 से 80 किलोमीटर और डबल या मल्टीपल लाइन में 30 से 50 किलोमीटर के क्षेत्राधिकार में प्रत्येक प्रभारी एसएससीपीवे के अंतर्गत में एक एमएमजी होगा। यह जो सेक्शनल एसएससी या जेई रेल पथ होंगे उनके निर्देशन में यह चालित होगा, और इसके लिए आरबीएमबी रेल बोर्न मेंटेनेंस व्हीकल पर आधारित होगा। सभी प्रभारी एसएससी रेल पथ के लिए आरबीएमबी की व्यवस्था होने तक आरबीएमबी को छोड़कर बाकी गतिविधियां अनुभागीय गैंग द्वारा चलाई जाएगी। चालित अनुरक्षण गैंग यानी कि एमएमजी के क्या क्या कार्य होंगे ये निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला कार्य है कि कार्यस्थल पर वेल्डिंग के साथ रेल या वेल्ड की टूट फूट की मरम्मत करना यानी रेल फ्रैक्चर का मेंटेनेंस करना, एसईजे की देखभाल करना, छुटपुट स्विचों, कांटों, ग्लूड ज्वाइंट, एसईजे आदि को बदलना यानी मेंटेनेंस के दौरान में जो छोटे मोटे स्विचेस बदलने हैं जो प्लांट मेंटेनेंस नहीं है उसकी जगह पर जो छोटे मोटे मेंटेनेंस के काम हैं उन कामों को एमएमजी करेगी। रेलों को काटना हो या रेलों में ड्रिलिंग करना हो या रेलों में चैम्फरिंग करना हो, इन सभी कामों को एमएमजी करेगी। ऑफ ट्रैक टेम्पर या कोई अन अनुमोदित उपकरण के साथ स्लीपरों की टैंपिंग की देखरेख करना,
छोटे मोटे टैंपिंग मेंटेनेंस का काम देखना है तो उसके लिए ऑन ट्रैक टैंपर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मैनुअली हैंड हेल्ड्स होते हैं। साथ ही साथ देख रेख करने के लिए अपचित सामग्री को उतारना या चढ़ाना, यानी मटेरियल की लोडिंग और अनलोडिंग के। और इसमें एक मुख्य काम था आरबीएमबी। तो आरबीएमबी को चलाने का काम भी मोबाइल मेंटेनेंस गैंग के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य इंचार्ज के द्वारा या उच्च अधिकारी के द्वारा जो काम सौंपे जाते हैं, वे सभी काम चालित अनुरक्षण गैंग के द्वारा किए जाएंगे। दूसरा है हमारा सेक्शनल गैंग। सेक्शनल गैंग कौन से काम करेगी, ये हमें देखना है। तो ट्रैक की व्यवस्थित थ्रू पैकिंग, जहां टैंपिंग मशीनों को तैनात नहीं किया गया है, जैसा कि आपने मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि 3 टियर सिस्टम में अधिकांशतः काम जो किए जाएंगे वो मशीनों के द्वारा किए जाएंगे। पर कई ऐसी जगह हो सकती है जहां की मशीनों के द्वारा हम काम नहीं कर पाए हों, तो वैसी जगहों पर ट्रैक की व्यवस्थित थ्रू पैकिंग, जहां पर कि टैंपिंग मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो पाया हो, या ऐसी छोटी स्ट्रेचेज हो जहां पर कि ट्रैक मशीन को ले जाना संभव नहीं है या उपयोगी नहीं है, तो उसके लिए या उन जगहों पर किसी कारणवश ट्रैक मशीन को डिप्लॉय नहीं किया जा सका है, ऐसी जगहों पर सेक्शनल गैंग द्वारा उन कार्यों को कराया जाएगा। इसके अलावा ट्रैक की ओवरऑलिंग का कार्य भी सेक्शनल गैंग द्वारा करवाया जाएगा। सेक्शनल गैंग इसके अलावा भी अन्य काम करती है, जैसे कि जो कीमैन की डेली पेट्रोलिंग होती है, यानी चाय वाले द्वारा दैनिक गश्त, यह भी सेक्शनल गैंग के द्वारा किया जाएगा। सर्दी और गर्मी के मौसम में जो पेट्रोलिंग है वो किया जाएगा। मानसून के समय जो पेट्रोलिंग है वो भी सेक्शनल गैंग द्वारा की जाएगी। या कोई ऐसा जगह है जहाँ की अनसेफ है या संवेदनशील जगह है, तो उन सब जगहों पर चौकीदार की नियुक्ति करना है, तो वहां भी सेक्शनल गैंग का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा पुलों, टर्नआउट, एसीजे, संपार एवं संपार के अप्रोचों पर जो ट्रैक होते हैं वो जल्दी जल्दी खराब होते हैं, तो इन जगहों पर आवश्यकता अनुसार भी सेक्शनल गैंग द्वारा मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। इसके अलावा ईआरसी में ग्रीसिंग लगाने का काम, जोड़ों पर वायलिंग एवं ग्रीसिंग लगाने का काम किया जाएगा। रबड़ पैड और अन्य फिटिंग का बदलाव करना है। माइनर सेस रिपेयर्स के काम हैं, नालियों की सफाई है, लूप लाइनों का मेंटेनेंस है, या टैंपिंग मशीनें डिप्लॉय करने के पहले और उसके बाद के जो किए जाने वाले कार्य हैं, ग्लूड जॉइंट है, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट है, इसका मेंटेनेंस करने का काम है। साथ ही साथ विषय बेल्ट कॉलर पेंटिंग हो गई, सेस सफाई हो गई, या जहाँ विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो पेड़ की शाखाएं या टहनियों को काटना है, ऐसे काम भी सेक्शनल गैंग के द्वारा किए जाएंगे। तो इस ढंग से हमने देखा कि रेल पथ के जो कार्य थे, जिसे हमने सेक्शनल गैंग के द्वारा भी करवा लिया, ऑन ट्रैक मशीनों के द्वारा भी करवाया गया है। तो ये मेंटेनेंस के मुख्य पार्ट होते हैं। अब है कि जो रेल पथ का जो नियमित अनुरक्षण का काम किया जाएगा, उसमें बेसिकली क्या कौन से काम शामिल होते हैं। तो जो रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक का काम है, उनमें जो कार्य शामिल होते हैं उनमें है पहला थ्रू पैकिंग, अर्थात ट्रैक रेलवे ट्रैक के एक हिस्से से शुरू करते हुए, एक छोर से शुरू करते हुए दूसरे छोर तक बैलास्ट की खुलाई करना और बैलास्ट की छनाई करना। इसके अलावा जितनी भी ट्रैक में कमियां हैं, उन सभी कमियों को दूर करते हुए पुनः पैकिंग करना और ट्रैक को स्टैंडर्ड पोजीशन में लेकर के आना, जो स्टैंडर्ड उसकी डिजाइन की गई है। इसके अलावा सिस्टमैटिक ओवरहॉलिंग का काम करना। सिस्टमेटिक ओवरहॉलिंग से हमारा तात्पर्य है कि हम हर साल पूरे ट्रैक को तो हम डीप स्क्रीनिंग नहीं कर सकते या थ्रू पैकिंग के सारे चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टमेटिक ओवरहॉलिंग में हम क्या करते हैं कि कुछ पोर्शंस को डीप स्क्रीनिंग कर जाता है, कुछ पोर्शन की स्क्रीनिंग की जाती है बैलास्ट की, और ओवरऑलिंग के बारे में जब विस्तार से हम चर्चा करेंगे तो इस संबंध में सभी तथ्यों को एक एक करके विस्तार से बताया जाएगा। और इसके अलावा छोटे मोटी खराबियां जो कि रेल पथ में परिचालन के दौरान आती रहती है, उनको पिकिंग ऑफ स्लैक्स के द्वारा ठीक करना, यानी पिकिंग ऑफ स्लैक्स उस मेथड का नाम है जिसमें छोटी मोटी खराबियों को दूर किया जाता है। थ्रू पैकिंग में जो किए जाने वाले कार्य हैं, इनको कुल 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये आप बेहतर तौर पर याद रखें कि थ्रू पैकिंग मैनुअल मेथड का एक पार्ट होता है, और थ्रू पैकिंग में कुल 8 कार्यों को सम्मिलित किया गया है। एक एक करके हम 8 कामों को हम देखते हैं और बात करते हैं, जिनमें पहला है रेल पथ को खोलना। रेल पथ को खोलने से हमारा तात्पर्य है कि उनकी बैलास्ट को वहां पर ओपन करना। तो खुलाई का काम शुरू करने के पहले यदि LWR है, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यह जो रेल पथ के खोलने का कार्यक्रम है, यह इसके द्वारा जो निर्धारित तापमान है वो तापमान सीमा के अंतर्गत में ही किया जाए। इसका सामान्य जो तापमान है वो TD -30 डिग्री से लेकर के TD+30 डिग्री 10 डिग्री के बीच में किया जाता है। तो सामान्य रेलवे ट्रैक है तो TD -30 डिग्री से लेकर के TD+10 डिग्री के बीच में अरुणाचल का काम किया जा सकता है। पर यदि वह ट्रैक वाइडर स्लीपर का हो
और 1660 स्लीपर डेंसिटी हो, तो उस कंडीशन में इसका जो वर्किंग टेम्परेचर होगा वो TD-30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के TD+15 डिग्री सेल्सियस तक किया जा सकता है। अर्थात इसके तापमान में 5 डिग्री की बढ़ोतरी की गई है, यानी 5 डिग्री अधिक तापमान पर भी अनुरक्षण का कार्य किया जा सकता है। अनुरक्षण का कार्य करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम जो खुलाई कर रहे होते हैं, तो अगर हमने स्ट्रेचेज 30 स्लीपर का स्ट्रेचेज हमने लिया है, तो उसके आगे पीछे के 30 स्ट्रेचेज बंद होने चाहिए, 30 स्लीपर के स्ट्रेचेज बंद होने चाहिए। एक बार में 30 स्लीपर के स्ट्रेचेज से ज्यादा हमें नहीं खोलना चाहिए। और जब हम इसे खुलाई कर रहे होंगे, तो रेल सीट की तरफ आप ध्यान देखें। रेल सीट का मतलब हो गया जहां पर रेल स्लीपर के साथ बंधा हुआ होता है, तो वहां से अंदर की ओर 450 मिलीमीटर और बाहर में रेल एंड तक की खुलाई की जा सकती है, और स्लीपर के नीचे 50 mm की गहराई तक खुलाई की जा सकती है। इन खुलाई करने के दौरान में जो बैलास्ट है वो निकल करके बाहर आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बैलास्ट का जो हीप बनने वाला है ट्रैक के बीच में, वह किसी भी हालत में रेल लेवल से 50 मिलीमीटर से अधिक ऊपर उठी हुई नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आने वाली ट्रेनों से वो उनमें टकराव हो सकता है। दूसरा कार्य होगा रेलों, स्लीपरों और फास्टनिंग की जांच। जब हमने खुलाई का कार्य कर लिया है, तो इसके बाद हम उनके रेल, स्लीपर और फास्टनिंग की जांच करेंगे। तो रेल, स्लीपर और फास्टनिंग में किसी भी प्रकार की टूट फूट या खराबी की जांच करेंगे। अगर कोई स्लीपर खराब है तो उसे बदल दिया जाएगा, कोई फास्टनिंग ढीली है तो उसे टाइट कर दी जाएगी, और कोई फास्टनिंग अनुपलब्ध है यानी मिसिंग है तो उसे पूरा कर दिया जाएगा। तीसरा हमारा है स्लीपरों को गुनिया करना। स्लीपरों को गुनिया यानी कि स्क्वायरिंग में बात की जा रही है। स्लीपरों को स्क्वायरिंग करने के दौरान में हमें कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि एक रेल को आंख रेल यानी साइटिंग रेल मान करके उस पर स्लीपर की सही स्पेसिंग अंकित करना। अर्थात किसी भी एक रेल को जो कि बेहतर पोजीशन में है, उस रेल को साइटिंग रेल मानते हुए उस पर स्लीपर की सही मार्किंग कर दी जाती है, स्लीपर की सही स्पेसिंग की मार्किंग की जाती है, और उस मार्किंग के आधार पर ही दूसरी रेल पर गुनिया करके यानी कि 90 डिग्री में दूसरी रेलों पर मार्किंग कर दिया जाता है, ताकि दो स्लीपरों के बीच में जो दूरियां मेंटेन करने के लिए कही गई है वो हम मेंटेन कर सकें। इसके अलावा भी जहां भी अनस्क्वायर्ड स्लीपर है उसे स्क्वायर्ड स्लीपर में कर दिया जाता है, यानी बदगुनिया स्लीपर को गुनिया स्लीपर बना दिया जाता है। हमारा चौथा टर्म आता है रेल पथ की सिधाई। रेल पथ की सिधाई की जांच जो हमारे मेट होते हैं, जो साइड की सुपरविजन कर रहे होते हैं, वो प्रायः मैनुअली किया जाता है, क्योंकि ये हमारा जो थ्रू पैकिंग का पूरा मेथड है, ये मैनुअल मेंटेनेंस सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। तो ये प्रायः आंख से ही किया जाता है, जांच करके किया जाता है। जांच की सिधाई लगभग 4 रेल की दूरी से करनी चाहिए, यानी क्योंकि अगर आप लंबी दूरी से अगर लेंगे तभी आप सिधाई की जांच कर पाएंगे, नजदीक से छोटे मोटे डिफेक्ट्स का पता चलना मुश्किल होता है। जिस तरफ सिधाई लेनी है उसके विपरीत साइड के स्लीपरों के सामने की खुलाई की जाती है, और सिधाई लेने के तुरंत बाद स्लीपरों की पैकिंग करना आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो सिधाई ली गई है, जो अलाइनमेंट में चेंजेस लाया गया है, वो पुनः वापस आ सकता है जैसे ही कोई ट्रेन उस पर से गुजरती है। अब हम पांचवें पॉइंट की ओर आते हैं, गेजिंग। गेज की जांच करके अनुमत सीमा तक एक समान गेज बनाए रखने की कोशिश करना है। अर्थात हम जब हम गेजिंग कर रहे होंगे, तो जो भी नीचे दिए गए टोलरेंसेस दिए हुए हैं, इन्हीं टोलरेंसेस के अंदर ही बना करके रखना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो गेज हो वो एक समान हो। ऐसा नहीं है कि एक का गेज 1670 हो जाए, दूसरे का 1680 हो जाए, तीसरे का 1600 फिर 72 हो जाए। इस प्रकार के अनइवन गेज मेंटेन करने से हमें बचना चाहिए। ब्रॉड गेज लाइन में स्टैंडर्ड गेज 1676 होता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि PSC स्लीपर का ट्रैक होगा, तो वहां पर जो गेज होगा वो 1673 में मेंटेन किया जाता है। जब हम मेंटेनेंस कर रहे होंगे, तो हमें कितना टोलरेंस हमें अलाउड है कि इस ट्रैक में। तो अगर रेलवे ट्रैक सीधा है, तो उसमें हमें 6 mm टाइट से लेकर के 6 mm स्लैग गेज तक अनुमति है। अर्थात जब आप गेज कम्बलेबल मशीन से गेज की माप करेंगे, यहाँ पर जब 1673 मिलीमीटर गेज वाले ट्रैक पर आप मेजर कर रहे होंगे 1676 मिलीमीटर गेज से, तो वहां पर आपको किसी प्रकार के घटाव करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मेजर करेंगे, तो सीधे वाले ट्रैक में 1670 मिलीमीटर से 1682 मिलीमीटर के बीच में ही उसका गेज आना चाहिए। यदि सीधा ट्रैक नहीं है, गोलाई लिए हुए है, तो 440 मीटर या उससे अधिक त्रिज्या वाली गोलाई में जो अनुमत सीमा है वह 6 मिलीमीटर टाइट से लेकर के 15 मिलीमीटर स्लैग तक है। अर्थात मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि गेज कम्बलेबल मशीन पर जो आप मेजरमेंट कर रहे होंगे गेज इंस्ट्रूमेंट से, तो उसमें 1670 मिलीमीटर से 1691 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए। और यदि वह रेलवे ट्रैक गोलाई युक्त है और 440 मीटर से कम त्रिज्या वाला गोलाई है, तो वहां पर टाइटनेस बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। लेकिन
वहां पर स्लैकनेस जो है वह 20 मिलीमीटर तक अलाउड है, यानी कि 1676 से 1696 मिलीमीटर के बीच में यह गेज होना चाहिए। लेकिन इन जो गेज के ये लंबाइयां दी हुई है, यानी कि ये जो डिफरेंसेस दिए हुए हैं कि 1670 से 1682 के बीच में होना चाहिए, 1670 से 1691 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए, 1676 से 1696 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए, ये तो हो सकता है। पर ध्यान रखना है कि लगातार दो स्लीपरों पर, यानी कि स्लीपर से स्लीपर तक में गेज का अंतर 2 mm से अधिक का नहीं होना चाहिए। जैसा कि अगर मान लिया जाए कि एक स्लीपर का गेज 1670 है, तो उसके अगल बगल वाले स्लीपर उससे 2 mm के डिफरेंस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा हमारा छठा पॉइंट आता है। छठा पॉइंट है स्लीपरों की पैकिंग। उपरोक्त 5 कार्य को करने के बाद स्लीपरों की पैकिंग करना आवश्यक हो जाता है। नहीं तो जितना हमने मेहनत किया है वो सभी मेहनत गाड़ी के जाने के बाद वो वापस उसी रूप में आ जाएगा जिस रूप में वो पहले था। तो सीधे रेल पथ पर एक बार लेबल पर स्लीपरों की पैकिंग कर देना होता है, और गोलाई वाले रेल पथ पर कैंट के स्तर पर स्लीपरों की पैकिंग कर देनी चाहिए। इसी स्लीपर तथा उसके आधार के बीच में कोई खाली जगह नहीं होनी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना है। पैकिंग कार्य शुरू करने से पहले स्लीपर की सभी फिटिंग को अच्छी तरह से टाइट कर लेना चाहिए। साथ ही साथ रेल के निचले भाग और स्लीपर के ऊपरी भाग में कोई भी खाली जगह नहीं होना चाहिए। और यह काम प्रत्येक रेल सीट पर 2 व्यक्तियों के हिसाब से, अर्थात एक स्लीपर पर कम से कम 4 व्यक्ति डिप्यूट किए जाएंगे, यानी एक स्लीपर पर 4 व्यक्ति एक जगह पर डिप्यूट किए जाएंगे और एक दूसरे से विमुख होकर के, यानी अपोजिट, यानी पीठ में पीठ मिलाकर खड़े रहेंगे और पैकिंग का काम किया जाएगा। अभी बीटर से पैकिंग नहीं की जाती है क्योंकि ज्यादातर मैकेनाइजेशन है, तो बीटर पैकिंग अलाउड नहीं है। मेट आधार रेल को देख करके नीचे जोड़ों को सही लेवल में उठाएगा, ताकि साइटिंग रेल पर वह देख करके आंखों से नजर करेगा और लंबाई में लेवल को बिल्कुल ही ठीक करेगा। ट्रैक मेंटेनर ने पहले गैती के जो नुकीले सिरे होते हैं उससे जमा गिट्टी को पूरा पूरा अलग करेगा, उसके बाद गैती के दूसरे भाग से पैकिंग करेगा। जो आपने देखा होगा, जो जो बारी होती है जिसका एक हिस्सा जो पत नुकीला होता है, दूसरा हिस्सा मोटा रहता है। पैकिंग कार्य पूरा हो जाने पर मेट सिधाई और ऊपरी सतह की फिर से अच्छी तरह से जांच करेगा, और यदि उसे ऐसा महसूस होता है कि छोटे मोटे सुधार की आवश्यकता है तो उन छोटे मोटे सुधार को वह पूरा करे। ट्रू पैकिंग का 7वां पॉइंट है जोड़ स्लीपरों की पुनः पैकिंग। पूरा कार्यक्रम हो जाने के बाद जोड़ स्लीपरों की एक बार दोबारा पैकिंग की जानी चाहिए, और पैकिंग कार्य पूरा हो जाने के बाद क्रॉस लेवल की जांच अवश्य की जानी चाहिए। और अंत में बॉक्सिंग एंड ड्रेसिंग का काम, अर्थात गिट्टी सेक्शन को भरना और उसे सवाना। गिट्टी को अच्छी तरह भरकर वह गिट्टी फार्मा की मदद से उसे सवार दिया जाना चाहिए, अर्थात जो गिट्टी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कि उसके 1.5:1 का ढाल होनी चाहिए, तो इसके लिए एक बैलास्ट का एक फॉर्मा बनाया दिया जाता है, जो कि बैलास्ट के पूरे स्ट्रक्चर को उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। उसे आप जब रेलवे ट्रैक पर लगा करके बैलास्ट का रेसिंग बॉक्सिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल वही स्ट्रक्चर मिलता है जो कि स्टैंडर्ड डिजाइन के हिसाब से बनाया गया है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप सेस को ठीक कर रहे होंगे तो उसका लेवल ऐसा रखना है कि जल निकासी ठीक से होता रहे। ऐसा ना हो कि ट्रैक से जो पानी आकर के जमा हो जाए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।